फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात चल रही थी जी। जब भी पूंजीवादी ताकतें लड़ती हैं आपस में, तो हमेशा प्रगतिशील ताकतें, आज़ादी की ताकतें, आज़ादी की लड़ाइयाँ तेज होती हैं, आंदोलन तेज होते हैं और एक नया राष्ट्र पैदा होता है। तो पहले विश्व युद्ध में सोवियत रूस जो 1/6 भाग में था दुनिया के, वो आज़ाद हो गया जार से, की तानाशाही से, और उसने जो है समाजवाद की स्थापना कर दी और एक नई रोशनी पूरी दुनिया में फैल गई। इसी तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हिटलर ने युद्धोन्मत्त था, उसने जब कम्युनिस्ट स्टालिन थे उस समय, एक स्टील मैन कह सकते हैं कम्युनिस्टों में, ऐसा पर्सनालिटी पैदा नहीं हुई। तो जब उसने पहले हमला किया किस पर, कि कम्युनिस्ट सबसे खराब आदमी है पूंजीवाद के लिए, तो उसने पहले रूस पे हमला किया। तो स्टालिन जी थे बड़े मार्क्सवाद पढ़े हुए नीतिज्ञ थे, तो उनको लगता है कि इस समय तो इसमें बहुत ताकत है, सारी इसमें परमाणु और तमाम तरह की ताकत है, तो ये तो अपने को नष्ट कर देगा, हमारे पास इतनी तैयारी नहीं है। तो उन्होंने अपने उसको कहा, राजदूत को, कि आप जाइए और आप अगर आपको फ्रॉक पहन के नाचना पड़े तो नाच लेना, और वो कुछ मांगे तो दे देना मुझसे बिना पूछे। तो उन्होंने कहा मुझे ऑस्ट्रिया चाहिए, तो उन्होंने कहा ऑस्ट्रिया दिया, और वो मुड़ गया तो वो इंग्लैंड और फ्रांस में हर छठे घर में, इंग्लैंड में विधवा, उस साम्राज्यवादी देश में क्या हालत हो गई, रोम दिया उसने, हिटलर ने, फ्रांस की बुरी हालत हो गई। और जब सब जगह दोनों जो लड़ते हैं तो ताकत कमजोर होती है, तो उसकी हिटलर की ताकत कम, लेकिन उसने रूस पर चढ़ाई की और उसमें मास्को रह गया एक शहर, पूरे रूस पे कब्जा किया। लेकिन वहां के लाल सैनिकों ने कुर्बानी दी, 2 लाख कम्युनिस्ट शहीद हुए, और उसको मारते हुए जहां जहां बर्लिन तक पहुंचे, आधा जर्मनी लाल झंडा लहरा गया, और जितने भी देश थे, रोमानिया, बुल्गारिया, पोलैंड, सब में लाल झंडा। तो उस समय कम्युनिस्टों की जीत हुई। फिर चीन में जनवादी क्रांति हुई 49 में, और भारत आजाद हुआ 47 में। ये सब किसका नतीजा है? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पराजित होती है ताकतें। अभी इस समय में आ जाता हूँ, ईरान ने बहुत बड़ा काम किया है साम्राज्यवाद को चुनौती देकर, क्योंकि ईरान के लोगों में एक जज्बा है, शहादत है, और वो समझते हैं कि हम किससे लड़ रहे हैं। वो जानते हैं कि साम्राज्यवादी ताकत है, और उसके खिलाफ रूस, चीन, ये जो नई ध्रुवीकरण जैसा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, इसी तरह से नया वर्गीकरण हुआ है। तो ये वर्गीकरण चीन हो, रूस हो, और अमेरिका के नागरिक हों जो वो कर रहे हैं, तो जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक ताकत है, पुर्तगाल में कम्युनिस्टों की जीत हुई है, चिली में कम्युनिस्टों की जीत हुई है, इटली में जीत गए हैं। तो ये वो फिर मैं कह रहा हूँ, अब तीसरे विश्व युद्ध से नई ताकतें, भले विश्व युद्ध नहीं है ये, लेकिन ये आप, मैं तो रहूँ नहीं रहूँ, लेकिन आप देख लेना कि आने वाले दिनों में जो वामपंथी, कम्युनिस्ट और डेमोक्रेटिक ताकत, अभी हम दुनिया में उतनी बड़ी ताकत नहीं, रूस के जमाने में थी, चीन के जमाने में थी, लेकिन आज भी चीन सबसे बड़ी ताकत है और वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी राज्य करती है। जी जी, लेकिन वो पूंजीवाद, लोग चीन को पूंजीवाद कहते हैं, पूंजीवाद तो होता है चीन, इसको बहुत लोग नहीं समझ पाते। हमारे बहुत सारे कम्युनिस्ट है ना, पार्टियां बड़ी बड़ी, वो कहती है कि चीन तो पूंजीवादी है। अरे बिना पूंजीवाद के समाजवाद आ ही नहीं सकता। पूंजीवाद जब विकास की बड़ी अवस्था में पहुंच जाता है, हमारे यहाँ तो अविकसित है पूंजीवाद, यहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में पूंजीवाद आएगा, अभी अधूरा है पूरा, फिर वो समाजवाद में संक्रमित हो जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है ना, इस प्रक्रिया को लोग नहीं समझ पाते, उसको कहते हैं पूंजीवादी है। अरे नहीं भाई, अगर पूंजीवाद है, अगर पूंजीवादी पार्टी, जो रूस में पुतिन पूंजीवादी नेता है, पार्टी पूंजीवादी है, और वहां, लेकिन चीन में नहीं है। चीन तो क्यूबा की तरह है, कम्युनिस्ट देश है। उत्तर कोरिया है, वो कम्युनिस्ट देश है। कम्युनिस्ट का मतलब अभी कम्युनिज्म कहीं नहीं आया दुनिया में, लेकिन ये समाजवादी देश है क्यूबा। तो इसलिए और बढ़ रही है ताकत, क्योंकि देखिए ये नहीं है कि कम्युनिस्टों में कोई खास विशेषता होती है। ये विशेषता होती है कि वो सच्चे होते हैं, न्याय के पक्षधर होते हैं, और कुर्बानी के लिए तैयार है, बड़ी से बड़ी। तो अब इस दौर में ये नहीं कहते कि कम्युनिस्टों के दो, ये मत समझना कि राष्ट्रभक्त ताकतें, जनवादी ताकतें केवल कम्युनिस्टों के बीच में होती हैं। कम्युनिस्ट तो उत्प्रेरक होते हैं। दो दो तत्व है ना, वो आपस में मिला दीजिए तो वो कोई क्रिया नहीं करेंगे, और उसमें एक उत्प्रेरक डाल दीजिए, कैटलिस्ट, तो वो दोनों क्रिया करने लगेंगे। तो कम्युनिस्टों का काम केवल उत्प्रेरणा है, तो हम लोग उत्प्रेरक हैं। और आप आने वाले समय में देखेंगे कि हम, हो सकता है कि
कम्युनिस्ट पार्टी ना आए। ये इस समय पूंजीवादी लेकिन वो अपने देश में विचारधारा के अपने देश में पूंजीवादी पार्टियां हैं, वो आपस में लड़ रही हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारे देश में भी कम्युनिस्ट पार्टियां शनै शनै, ये तो भाजपा का राज है, सबसे पतित राज्य है, और इसका पतन देख रहे हैं पूरे। मैं कुछ भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ की जनता ही भविष्यवाणी कर रही है। तो ये कब तक टिकेंगे? झूठ और अत्याचार पे शासक, चाहे इतिहास में कहीं भी देख लीजिए, कोई नहीं टिक पाया। ये कैसे टिकेंगे? तो आने वाले दिन में हमें भारत में भी अच्छे दिन देखने को मिलेंगे, जनता की ताकतें आगे बढ़ेंगी और दुनिया में भी बढ़ेंगी। इस साख को अब बहुत रहा सिया सुन्नी वाली बात, उस पर मैं आखिर में कह देता हूँ कि अभी कोई धर्मों का झगड़ा नहीं है। केवल अगर तेल का झगड़ा है, तो तेल अगर सऊदी अरब उनको बेच रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं वहाँ के शेखों को, तो अमेरिका बहुत बढ़िया है। और वही अमेरिका अगर आंखें गुर्राएगा, तो वही शेख जो अगर उनको तेल लगेगा कि अब इसके चंगुल से निकल सकते हैं, तो वो ईरान को बेचना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये तो व्यापार है, उनको अपनी जनता को खुश रखना है। तो ये कोई धर्म का शासन नहीं है, ऊपर से दिखाई देता है। असली सब जगह पूंजीवाद है, कहीं अर्ध सामंतवाद है और साम्राज्यवाद है। अब उस राजनीति में सामंती ताकतों का जमाना गया, कोई राजे महाराजे नहीं है, ठीक है, हैं, लेकिन वो अब अपने अंतिम दौर में जो नेतन्याहू है, जितने जुल्म उसने किए उसका उसको उत्तर ईरान ने दे दिया। जो अपने को अजय समझता था, वो नेतन्याहू की हालत आपने देख ली है, ट्रम्प की हालत देख ली है, अमेरिका के शासकों की हालत देख ली है। तो जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं वो इस युद्ध से कमजोर हुई हैं और होंगी। ये जरूर है कि बुझने से पहले शम्मा भड़कती जरूर है। तो ये जो साम्राज्यवाद है वो बुझने से पहले भड़क रहा है, तो भड़कते भड़कते वो बहुत सर्वनाश भी करके जा रहा है, जाएगा, लेकिन टिकेगा नहीं। हमें सब्र करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हम किसके साथ खड़े हैं। फैसला करो किधर हो तुम, मुक्ति बोध ने कहा था। न्यूट्रल कोई नहीं होता, नपुंसक नहीं होते लोग, लोग तो इधर है या उधर है। तो या तो आप ईरान के साथ खड़े हैं या अमेरिका के साथ खड़े हैं। तो जो पिछड़े हुए लोग हैं बुद्धि से, जो अवसरवादी हैं, वो तो निश्चित रूप से इन तत्वों के साथ साम्राज्यवादी के गुलाम है, उनके चमचे हैं, उनके तरफदार हैं, वो खड़े हैं। लेकिन जो नई उभरती हुई ताकत है ईरान, उनमें इन्हें दिखा दिया जज्बा कि हाँ वो एक आधुनिक राष्ट्र भी है, क्योंकि इतनी मिसाइल है, इतनी तैयारी। वो धार्मिक राष्ट्र होता तो वहाँ भी यहाँ की तरह मंदिर और मस्जिद के झगड़े होते, वहाँ कोई मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं हुआ ईरान में। इसलिए वो प्रगतिशील देश है। वहाँ जनता का को जब वहाँ के शासकों ने, पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए वहाँ का आवाम भी पड़ा हुआ है। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई चमत्कार पैदा हो गया, चमत्कार नहीं है, तैयारी की है। अमेरिका धमकी दे रहा था 40 साल से कि मैं ईरान को नष्ट कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, तो तैयारी कर रहे हैं। और वो तैयारी आज देखिए, दुनिया को अचंभा हो सकता है, लेकिन इसी तरह से जो साम्राज्यवाद विरोधी ताकतें हैं वो पूरी दुनिया में तैयारी कर रही हैं और वो उभरेंगी। हम तो केवल ये है कि हम देखेंगे, फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है कि हम देख जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखें। तो बातचीत बहुत अच्छी रही, लेकिन 1 मिनट, थोड़ा सा मैं 2-5 मिनट का और आपका टाइम लूंगा, क्योंकि मैं वहाँ पे क्या है कि गांधी को बड़ा मानते हैं लोग, गांधी का बड़ा इज्जत है, मतलब उनके नाम से यूनिवर्सिटी भी है, सड़कों के नाम भी है, यानी। और अभी जो उसने जो पूरी सभ्यता को खत्म करने की बात की, तो ईरान के लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया वो गांधीवादी तरीके से किया, यानी वो सड़क पे निकल आए, वही जैसे गांधी का तरीका था। क्या ये जो ईरान की, अभी तो खैर नहीं कह सकते कि वो जीत हुई है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत उसके लिए अपन माने कि एक तरह से जीत हुई है, तो क्या ये गांधीवादी विचारधारा की जीत है? जी देखिए, मैं तो इसको जनवाद की जीत कहूँगा। जी जी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक थॉट, ह्यूमन वैल्यूज, ये मनुष्य की जो अपनी वो है परंपरा है, जो मानवीय मूल्य है, इराक के लोगों में वो मानवीय मूल्य पाए जी जी और महात्मा गांधी तो कहते थे एक काले दूसरे पर कर दो, और समझौता कर लेते थे अंग्रेजों से। कितने गोलमेज कॉन्फ्रेंस, कितने समझौते उन्होंने नहीं किए, और आखिरी में भी माफ करना। जो आज़ादी हमें मिली, अधूरी आज़ादी मिली है, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा करके मिली है। ऐसी आज़ादी ईरान के लोगों के नक्शे में, दिमाग में नहीं आ सकती। दंगों से आज़ादी मिली है, इधर आज़ादी मिली है तो दंगे हो रहे हैं, पाकिस्तान में हिंदुस्तान बन रहा है, क्या इसमें? तो ये आज़ादी क्यों?
जो आज़ादी के हमारे झंडा बरकरार थे, कहीं न कहीं उनमें जो मुस्लिम लीग और हिंदू परिषद और कहीं न कहीं मैं अब ज़्यादा नहीं इसलिए कहना चाहता कि इस समय हमारे गांधी इस दौर में हमारे गांधी हैं, अम्बेडकर हैं, भगत सिंह हैं, ये हमारे पथ प्रदर्शक हैं। तो मैं गांधी के लिए कोई नेगेटिव बात नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ तो ये शस्त्रों से लड़ाई लड़े। सुभाष चंद्र की बात कहें अगर आप ईरान में, तब तो मैं मान सकता हूँ उन्होंने तो तैयारी की थी, बम बनाए थे। नहीं नहीं, जो मतलब जो वहाँ जो प्रतिरोध उनका जो प्रतिरोध हुआ है ना वहाँ की जनता ने जो प्रतिरोध किया है वो देशभक्ति है वहाँ की, है ना, और अटूट अडिग कुर्बानी करने वाली। नहीं, मेरा ये सवाल या एक तरह से मेरा ये था कि जैसे अपने यहाँ पे गांधी को इर्रेलीवेंट किया जा रहा है, लेकिन दूसरी जगह उन्होंने गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट करके और अमेरिका को झुकने के लिए मजबूर कर देखिए दिया। गांधीवादी इसलिए नहीं कह सकते कि गांधी तो अहिंसा में विश्वास करते थे। वो जो है जब भी भारत की जनता ने 42 में हथियार उठाने की कोशिश की, थोड़ा सा उग्र किया आंदोलन को, उन्होंने वापस ले लिया और आज़ादी 5 साल खिसक गई। अच्छा। इसलिए इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो गांधीवाद के रास्ते पे थे। वो तो हथियार अगर उन पे नहीं है तो वो उनके यहाँ तो हथियार की जगह ही नहीं है। गांधी के पास हथियार के लिए कोई जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक एक रत्ती भी, वो तो पूरी तरह से सिविल नाफरमानी, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, वो अलग किस्म की एक लड़ाई थी। वो उसको कम करके मैं नहीं आंक रहा हूँ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो सिविल नाफरमानी हुई, 42 का आंदोलन हुआ और पूरे देश को उन्होंने एकजुट किया, उनकी महान भूमिका है। उनका खादी का आंदोलन, विदेशी वस्त्र के खिलाफ, विदेशी वस्त्र एक उन्होंने वैकल्पिक रास्ता बता दिया कि खादी बनाओ। तो महात्मा गांधी हमेशा अमर रहेंगे। उनकी तमाम चीज़ों को भारत का बच्चा बच्चा जानता है, हम भी जानते हैं। लेकिन ईरान में जो हुआ है वो तो हथियारों का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है हथियारों के द्वारा। इसलिए वो गांधी की थ्योरी यहाँ नहीं है, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह की थ्योरी आप कह सकते हैं, फिडेल कास्ट्रो की थ्योरी कह सकते हैं, चे गुवारा की थ्योरी कह सकते हैं। गांधी की थ्योरी से जबरदस्ती आप रिलेट कर रहे हैं वो नहीं, वहाँ के लोग जो मानते हैं और जो प्रोटेस्ट जो लास्ट दिन जो देखने को आया तो उस नाते वो भाई यहाँ इर्रेलीवेंट हो गए। गांधी देखिए जो लोग लड़ रहे होते हैं ना तो वो अपनी प्रेरणाएं ढूंढते हैं। तो गांधी निश्चित रूप से ईरान नहीं, पूरी दुनिया के जो शांति प्रिय लोग हैं, जो शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं और युद्ध के खिलाफ हैं, गांधी हमेशा उनके लिए एक प्रेरक पुरुष बन के रहेंगे और उनको उस पद से कोई नहीं हटा सकता। तो खत्म करेंगे यहीं पे यहाँ पे। तो ये बातें ऐसी है दोस्तों के कभी खत्म नहीं हो सकती और मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता और बीच बीच में जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं और उनसे जी कभी शायरी पे भी बात करेंगे जी। असल में क्या है कि वो जो मेरा प्रेस से जुड़ाव है तो वो ज्यादातर उसमें राजनीति का है, तो जी जी हूँ मैं जी। तो अगली बार जब मिले जो जी बिल्कुल जी बिल्कुल संस्कृति की लड़ाई में राजनीति लगड़ी है। हमारे शिवराम जी कहते थे कि राजनीति बिना संस्कृति के, बिना साहित्य के लगड़ी है। तो मैं उस लगड़ी राजनीति पे ही केवल अपने को सीमित नहीं रखता हूँ। मैं संस्कृति कर्मी हूँ, साहित्यकार हूँ, कवि हूँ और इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। बिना साहित्य और संस्कृति के अध्ययन के आप कोई भी राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं तो आप अधूरापन रहेगा, वो लड़ाई कभी नहीं जीती जा सकती। उसमें विचार होता है, इसलिए अपन विचार की बात करें कभी, भाई विचारधारा की बात करें, कभी कविता की बात करें, कहानी की बात करें, नाटक की बात करें, वो बहुत बड़ा संसार है। और आप एक शायर हैं बड़े, तो मैं आपको अच्छा मानता हूँ, है ना। उस रूप में अपन बात करेंगे तो आनंद आएगा। चलो तो इसी के साथ दें इजाजत दोस्तों, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।